दोस्तों नमस्कार। हिंदी में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आज अभी हम लोगों ने संज्ञा के बारे में बात किया है। संज्ञा से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, जैसे लिंग के बारे में, वचन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कारक के बारे में। कारक इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं केस। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं। ये एक्चुअली चिन्ह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्हें देखिए, इन्हें दो नामों से और जाना जाता है। परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है कारक को, और विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नामों से भी इन्हें जाना जाता है कारक को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, कारक को सबसे पहले समझते हैं। आइए कि मेरा फंडा ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ केसेस यानी कारक के भेद समझ में आ गए, तो कारक आपको समझ में आ गया। और कारक को कैसे लगाएंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आइए समझते हैं इसको कि कारक क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी प्रचलित एग्जाम्पल है, उसी को हम लेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए अगर सिर्फ कुछ शब्द यहाँ मैं लिख दूं, राम, रावण और बाण और मारा, तो देखिए पहले ये समझते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सेंटेंस में होता है कर्ता। कर्ता होता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है। कर्ता यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो चीज़ होता है जो किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य को कर रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम कहेंगे कर्ता। उसके बाद होता है कर्म। जिस चीज़ को वो कर रहा है, जिस चीज़ को वो कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। आप कर्म को जानने के लिए पूछेंगे सवाल, क्या कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ। तो लिखना क्या हो गया? कर्म हो गया। अब इसी को क्रिया भी कहते हैं। कर्म के बाद क्या होता है? क्रिया होता है। तो जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्या है? क्रिया है। तो जो करने की विशेषता है उसे हम क्रिया कहेंगे। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गया। इसी को अनेक तरीके से एक सेंटेंस में रखा जाता है। तो अगर मैं चार शब्द केवल लिख दूं, राम, रावण, बाण और मारा, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? जब तक इसको सेंटेंस में ना परिवर्तित किया जाए, इन शब्दों को सेंटेंस में ना परिवर्तित किया जाए, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो शब्द हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ ऐसे, इनके बीच में कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग करना होगा जो इनसे रिलेशन दर्शाते हों। इनके बीच में कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग करना होगा। चिन्हों का प्रयोग मतलब कि हम कुछ ऐसे इसमें चिन्ह ऐड कर दें जिससे राम और रावण में संबंध हो जाए, राम और बाण से संबंध हो जाए। मतलब संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया में, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में क्या हो जाए? संबंध स्थापित हो जाए। तो वे चिन्ह जो संज्ञा, सर्वनाम का क्रिया से संबंध दर्शाते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा, परिभाषा यहीं से बनती है। वे चिन्ह जो संज्ञा, सर्वनाम का क्रिया से संबंध दर्शाते हैं या संबंध बताते हैं,
उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह कहा जाता है। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए, राम रावण बाण मारा, तो राम ने, अब राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम ने रावण को, रावण भी क्या है? संज्ञा है। राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है। तो राम ने रावण को बाण से, यानी ये जो ने को और से आया है, यही क्या है? इन्हीं को बोलते हैं विभक्ति। इनको क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। विभक्ति आप बोलिए, या तो ये कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, तो इन्हीं को बोलते हैं कारक। संबंध परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं ऐसे। परिभाषा इसकी कैसे हम लोग लिखेंगे? जिन चिन्हों या शब्दों के माध्यम से, जिन चिन्हों या शब्दों के माध्यम से, जिन चिन्हों या शब्दों के माध्यम से वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया से होता है, उसे कारक कहा जाता है। या उसे कारक चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, वे चिन्ह या वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं, उन्हें हम कारक बोलेंगे या कारक चिन्ह कह सकते हैं। इनका और भी नाम है, उपसर्ग बोलेंगे या विभक्ति बोलेंगे। तो ये चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं। काफ़ी, देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं इन सब चीज़ों का भुक्तभोगी रह चुका हूँ कि नॉलेज के लिए पढ़ाई करना सफलता की कुंजी पूरी तरीके से नहीं होती है। अगर आप सफल हो जाते हैं, आप उसके बाद नॉलेज के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, पूरी ज़िंदगी आप नॉलेज गेन करते रहिए। लेकिन पहले हमें क्या करना है? कुछ बुद्धिमान बनना है। विद्वान से पहले हमें बुद्धिमान बनना है। फिर जब बुद्धिमान बन के आप कुछ पा लीजिए, उसके बाद क्या करिए? विद्वान बनते रहिए। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, मैं खुद, जो विद्वान बनने के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं कि तह तक, कॉन्सेप्ट की एकदम तह तक जाते हैं, उसको सीखते हैं और उसमें अपना काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि सीखने के तो वो सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं जिसका प्रभाव उनकी परीक्षाओं पे पड़ता है। परीक्षाओं में वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि पहले आप परीक्षाओं के हिसाब से, जो आपकी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, उनके हिसाब से पहले जितना सिलेबस है सिर्फ उतने को कॉन्सेप्चुअल तरीके से, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको रट के, कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको तैयार कीजिए। और तैयार करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ उनके पुराने प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीज़ें करिए। उसके बाद जब आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट खुद बिल्डअप होगा। और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कैसे आया है, जब आप सफल हो जाएं, एक बार परीक्षाएं पास कर लें, आप सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद उन सारी चीज़ों का तह तक जाइए, खोजिए कि भाई कारक चिन्ह कैसे आया, क्यों आया, कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। और हिंदी में, भाषा में इसका क्या प्रयोग है, साहित्य में इसका क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें आप सीखिए। फिर आप ये भी सीखिए
कि हम साहित्य में इसका प्रयोग करके क्या क्या कर सकते हैं। हम आप खुद अपनी रचना करिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करिए, अपने आप को सेव करिए, एक सिलेक्शन लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके आगामी पढ़ाई लिखाई के लिए। आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मैं आपका सहयोगी, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको नई एनर्जी दूंगा, नई दिशा दूंगा, ज्ञान दूंगा और आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग टाइप्स ऑफ केसेस देखते हैं, कारक के भेद देखते हैं। लेक्चर को लंबा करने का बिल्कुल ही मतलब उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इस पे बोर्ड पे लिख दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। कारक के भेद। देखिए, कारकों की पहचान उनके चिन्हों से ही होती है, उनके चिन्हों से ही की जाती है। अगर उनके चिन्ह नहीं होंगे, यानी कारक क्या है, चिन्हों से ही उसकी पहचान हो सकती है। तो कुल 8 प्रकार के कारक हैं, केसेस हैं। मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ें तो भी आपको केसेस पढ़ने पड़ते हैं। तो इतने सारे केसेस होते हैं, हिंदी में 8 और इंग्लिश में भी उनका 8। पहला होता है कर्ता कारक। एक लाइन से देख लीजिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम रेस्पेक्टिवली नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, डेटिव केस, ऑब्लेटिव केस, जेनेटिव केस, लोकेटिव केस एंड संबोधन कारक को वोकेटिव केस के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। अब इसको याद करने की विधि क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं कि इन कारकों के चिन्ह क्या हैं। जैसे मान लीजिए कर्ता कारक है, तो देखिए जो कर्ता कारक है इसका जो चिन्ह है 0 है। ये 0 लिखा है, ओ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये 0 लिखा है, 0 और ने का मतलब होता है, 0 का मतलब क्या होता है और ने का मतलब क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, जो वाक्य में कार्य करता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। पहले से जाने हम लोग कि काम करने वाले को क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। तो जो वाक्य में काम करता है उसे ही कर्ता कहेंगे, और जो चिन्ह काम करने वाले का भेद बताएगा, काम करने वाले को दर्शाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। तो 0 और ने। जैसे राम ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो राम क्या है, कर्ता है। राम क्या किया, राम ने पत्र लिखा। तो ये जो ने है, क्रिया और संज्ञा में संबंध जो दर्शा रहा है, यही क्या है, कर्ता कारक है। अब 0 का मतलब क्या होता है कि 0 का मतलब क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में ने नहीं दिया होता है। जब ने नहीं दिया होता है, वो साइलेंट होता है, तो उसे हमें समझना होता है कि ये कर्ता कारक है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो इसमें ने नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे कि मैंने किताब पढ़ी। आप खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। मैंने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे मैंने क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पे देखिए, ने जो कारक है वो छिपा हुआ है। ने कारक क्या है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए 0 प्रयोग होता है, यानी छिपा हुआ। जब कारक छिपा हुआ तो वो कर्ता कारक हो सकता है। कर्ता कारक कैसे हो सकता है, जब वाक्य में जो कार्य करता हो वो कर्ता कारक होगा। कर्म कारक, एक्यूजेटिव कारक। तो कर्म कारक इसमें भी कभी कभी छिपा होता है। कर्म कारक और कर्ता कारक दोनों में देखिए क्या होता है कि कभी कभी कर्म कारक छिपा होता है, कभी कभी कर्ता कारक। कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों कभी ना कभी छिपे होते हैं। कभी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दोनों क्या होते हैं, छिपे होते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। ज़्यादातर एग्जाम में आपसे यही पूछते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है, चिन्ह क्या है इसके। तो देखिए, कर्म कारक के चिन्ह है को, ए, यानी जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहां मैंने लिखा है, देखिए, जिस वस्तु पर
क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे अमर सितार बजा रहा है, ठीक, अमर किसको बजा रहा है, सितार को बजा रहा है। तो यहाँ पे आप को भी लिख सकते हैं, अमर सितार को बजा रहा है, ठीक है, अमर सितार को बजा रहा है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या है, को साइलेंट है, लेकिन ये क्या है, कर्म कारक है, कर्म कारक को दर्शा रहा है। तीसरा है करण कारक। करण का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल, जैसा कि नाम से, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी एक ऐसा यंत्र, तो जिस साधन से क्रिया होती है, जिस साधन से क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो बच्चे तो खेल रहे हैं, किस चीज़ से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। तो गेंद क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, गेंद क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से क्रिया होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंस्ट्रूमेंटल केस। जिस केस से क्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो करण कारक के चिन्ह क्या है, से, के द्वारा, ठीक है। वह रोड के द्वारा आ रहे हैं, वाया रोड, ही इज कमिंग वाया रोड, मीन्स वो रोड के द्वारा आ रहे हैं, या वो ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं, बस के द्वारा आ रहे हैं, या बस से आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिया जो हो रही है वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं, करण कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता कार्य करता है, जिसके लिए कर्ता कार्य करता है। तो इसका को के लिए, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए भोजन लाओ, तो मुझे खाना देना है। अब मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, जो क्रिया है, खाना देना क्या है, क्रिया है, मैं खाना खिला रहा हूँ, तो काम किसके लिए कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, क्रिया के लिए कर रहा हूँ। गरीबों को खाना दो, यानी खाना दे रहा हूँ मैं किसको, क्रिया के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं संप्रदान कारक। बात करते हैं अबलेटिव केस की, यानी अपादान कारक की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जुड़ाव होता है, दोनों में अंतर देखिए, से इसमें भी है, कर्ण में भी से है और इसमें भी से है। तो इसमें देखिए जुड़ाव है, बच्चे गेंद से खेलते हैं, मतलब गेंद के साथ खेल रहे हैं, जुड़ाव है। मैं कलम से लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलम से मेरा जुड़ाव है, अलगाव नहीं है। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है, अलगाव होता है, अलगाव होता है। पेड़ से आम गिरा, मतलब आम क्या हो, पेड़ से अलग हो गया, गिरना का मतलब पेड़ से आम गिर गया, हाथ से कलम गिर गई, या चिड़िया खेत से उड़ गई, मतलब क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। दो वस्तुओं का क्या हो रहा है, दो वस्तुओं के बीच में जिस चिन्ह से दो वस्तुओं के बीच अलगाव हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। तो इसका चिन्ह क्या है, से है, पेड़ से आम गिरा, एग्जाम्पल के तौर पे। इसी तरह संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है कि एक वस्तु से एक ऐसा कारक चिन्ह जो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध स्थापित करता हो, उसे हम कहते हैं जेनेटिव केस। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, मामी, में, ऐसा होता है। तो सीतापुर मोहन का गांव है, तो देखिए सीतापुर और मोहन दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह मेरी किताब है, तो यह मेरी और किताब दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह मेरी किताब है, ठीक। तो जो एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं चिन्ह, जो चिन्ह एक दूसरे का संबंध, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन चिन्हों को बोलते हैं संबंध कारक। बात की जाए अधिकरण कारक की, तो अधिकरण का मतलब होता है आधार, किस आधार पर, यानी मछली पानी में रहती है, तो पानी क्या है, मछली के रहने का आधार है। तो जिन चिन्हों से किसी का आधार पता चलता है, आश्रय पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकेटिव केस कहते हैं, या अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, यहाँ पे कारक लिखिएगा, अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, में और पर है। तो मछली पानी में रहती है, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब होता है कि बुलाना या पुकारना,
संबोधन कर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी को बुला रहा हूँ ओ इधर आओ, सुनिए जी आप इधर आइए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या हो रहा है, इसमें संबोधन किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। हे ओ अरे, जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, ईश्वर को पुकारा जा रहा है कि ईश्वर आओ हमारी रक्षा करो, या जिस रूप में आप हो उसी रूप में हमारी रक्षा करो, किसी न किसी रूप में, डूबते हुए खुद तिनके का सहारा, आप जिस किसी रूप में हमें हमारी रक्षा करें। तो ये सारे हैं क्या, कारक चिन्ह हैं। और मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, और इसी तरह सारे कारकों को एक्सप्लेनेशन देखा हमने। काफ़ी आसान है, छोटी लेक्चर में, वीडियो लेक्चर्स में इसको देखिए। अब इसको याद करने की विधि क्या है, याद करने की विधि भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। कर्ता ने कर्म को करण से जान। देखिए ऐसे तो बचपन में याद करता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, काकी के संबंध अधिकरण में पर समान, उसके बाद हे ही है संबोधन है अरे ओ, बस ऐसे याद करते हैं। लेकिन अगर वो तो मान लीजिए बचपन की चीज़ें हैं, बचपन में जब पढ़ते थे 7वीं 8वीं पढ़ते थे तो इन सारी चीज़ों को याद करते थे। लेकिन एक तरीके से आप याद करिए कि कर्ता ने, ये ने क्या है, चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से जान, कर्ता ने कर्म को करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है, रा री रे मामी में नानी ने संबंध है, अधिकरण में पर समान, यानी अधिकरण क्या है, आश्रय है, में पर, यहाँ पे लिखा है अधिकरण आश्रय या आधार, में पर समान, हे रे हो संबोधन मित्र धर्म या ज्ञान। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, 3-4 बार आप इसको बोलेंगे, दिन भर में 10-12 बार बोल देंगे, 2-3 बार लिख देंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और इसको ये याद हो गया तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार बस थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और आप इसको कर ले जाएंगे। कोई भी एक सेंटेंस दिया है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, सेंटेंस दिया आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा कारक है, तो अगर ये सारी चीज़ ये आपको याद रहेंगी तो आप उसमें कारक भी बता लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए से पूछ दिया, तो से पूछ दिया कि ये कौन सा कारक है, तो से में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि से में इंस्ट्रूमेंटल केस भी है, करण कारक भी है और अपादान भी है। तो अगर अपादान और संप्रदान दोनों दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक में हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रास्ते नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, अपादान होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, अपादान होगा, क्योंकि अपादान सिर्फ से होता है और इसमें तो से के द्वारा और साइलेंट भी रहता है, तो सिर्फ लेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कम केसेस में होता है कि आपको ऑप्शन में कोई दोनों में से एक दिया रहता है। दोनों जब दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है दोनों दे रखा था, अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में दोनों दे रखा था, तो दोनों में क्या होता है कि दोनों में आप किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, अपादान कारक को, क्योंकि ये सिर्फ सिंगली से होता है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर एग्जाम्पल दे के आपको दिखाए तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कारक में क्या है, ठीक है, ये संबंध दर्शा रहा है, उससे जुड़ाव दिखा रहा है कि वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर अपादान की बात करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, अलगाव दिखा रहा है कि ये अलग हो रहा है। तो दोनों में ये अंतर है, इसको देख लीजिए और इसको याद कीजिएगा, आसान है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, संज्ञा हो गया, सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।